हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस कवर करने वाले हैं 8 से लेकर 14 सितंबर तक के, और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग सेशन के अंदर बात करने वाले हैं कि सीएसआर और एनजीओ के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। क्या एनजीओ को भी सीएसआर फंडिंग करना जरूरी होता है? हम लोग बात करेंगे तमाम टॉपिक पर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। लेकिन पीआईबी न्यूज आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को जो आइडिया लगता है, जो नॉलेज मिलती है, वो पीआईबी से मिलती है। आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो भी उसका एसेंस पीआईबी से लिया जाता है, क्योंकि पीआईबी के बारे में जब आप लोग वहां पर लिखते हैं तो आप लोगों को वहां पर अपने जो क्रेडिबिलिटी है आंसर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ और आपको क्विज भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, टॉपिक कौन कौन से हैं आज हमारी चर्चा के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनजीओ और सीएसआर के बारे में। क्या एनजीओ को सीएसआर फंडिंग करना जरूरी होता है? ये एनजीओ क्या होते हैं, सीएसआर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके बाद में जानेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, और एनर्जी के फील्ड के अंदर क्या वाकई में ये बहुत ज्यादा रिस्की बनी हुई है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 1893 के अंदर जब स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच दी थी, वैसे तो काफी फेमस हुई थी, लेकिन उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना था वो था जीरो, शून्य विषय पर उन्होंने बोला था। इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि उस समय सबसे, उस सदी का सबसे महत्वपूर्ण स्पीच जो है वो माना जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, एचडीआई के बारे में हम लोग बात करेंगे, और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चाइना ने वैसे पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है वो काफी कारगर साबित हो रही है। फिर हम लोग बात करेंगे G20 पावर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे सीएसआर फंडिंग ऑफ एनजीओ। क्या एनजीओ को सीएसआर फंडिंग करना जरूरी होता है? क्या एनजीओ उस कैटेगरी के अंदर शामिल होता है जो सीएसआर पे करते हैं? ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं, जाइंट कंपनियां हैं जो कि सीएसआर पे करती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे। फिर एनजीओ जो है वो कैसे स्पेंड करते हैं, इशू क्या है सीएसआर के साथ में, और हम लोग देखेंगे कि सीएसआर होता क्या है। सबसे पहले ये देखिए, किसी भी सामाजिक प्रयास में भारत में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में विशेष रूप से सीएसआर पहलों द्वारा बड़ी मात्रा में व्यय जो है वो किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े जायंट कंपनीज हैं, वो हमेशा जनता के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली खर्च करते हैं। लेकिन वो खर्च करते ही क्यों हैं? इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा महात्मा गांधी जी की एक ट्रस्टीशिप थ्योरी है। आई थिंक आप लोगों ने एथिक्स पढ़ा होगा, पेपर 4 के अंदर ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है वो वहां पर पढ़ाई जाती है। उसमें होता क्या है कि जो भी आपने कमाया है वो जनता से कमाया है। तो सीएसआर बेसिकली इसी बेसिस पे काम करता है कि जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है वो ये कहती है कि जो भी सिविल सर्वेंट है, जब वो अपने फील्ड में जाता है तो उसको ये समझना चाहिए कि मैं अगर अपने ओहदे पर हूं, जिसके लिए काम कर रहा हूं वो जनता है। जनता के पीछे ही जो है, उसके ट्रस्ट के पीछे ही मैं आज जो है वो वर्क कर पा रहा हूं। ठीक वैसे ही अगर हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए माने तो उन्होंने काफी मुनाफा कमाया है, काफी प्रॉफिट कमाया है शेयर मार्केट के अंदर या फिर अदर प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो जनता से ही तो कमाया है। उन्हीं ने तो वो मार्केट बिल्डअप किया है जिससे उन्होंने पैसा कमाया है। तो जनता को देना जरूरी है। इसीलिए सीएसआर के तौर पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो जनता की भलाई के लिए अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली जो है वो एजुकेशन के अंदर, एनवायरमेंटल सेक्टर के अंदर खर्च किया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि वर्किंग ऑन पर्टिकुलर आउटकम्स, फॉर एग्जांपल एनजीओ वर्किंग ऑन एजुकेशन रिसीविंग फंडिंग फॉर बुक्स, बुक्स के लिए जो है फंडिंग्स होती है। अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज, टीचर ट्रेनिंग्स के लिए करिकुलम डिजाइन जो है वो, यहाँ ये जो सब चीजें हैं ये एनजीओ के अंदर होती हैं। एनजीओ को जो है वो फंड भी करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, यहां तक कि एनजीओ जो है वो भी अपने आप के अंदर इतने कैपेबल होते हैं कि वो अदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी वो काफी वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट एक्सपेंसेस, फॉर इंस्टेंस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट जो है वो इनकी इसके अंदर लगती है। इसके साथ में ही अगर हम लोग बात करें कि कुछ छोटी कंपनियां ऐसी होती हैं, लगभग 90% कंपनियों की अगर हम लोग बात करें तो वो कंपनियां अनलिस्टेड होती हैं, वो सीएसआर फंडिंग को करती ही नहीं है। जबकि भारत के अंदर हम लोग देखें तो केवल 10% कंपनीज ही ऐसी हैं जो सीएसआर फंडिंग करती हैं।
लेकिन क्या सीएसआर फंडिंग करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो बेसिकली आप लोग देखिए कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट जो एक्ट है, लॉ है, वो 2021 के अंदर बनाया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। और उसको अगर पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाई जाती हैं। लेकिन फिर भी 90% कंपनी तो अनलिस्टेड है। इसके साथ में हम लोग देखें कि सीएसआर कमेटी जो है वो भी गठित की जाती है। तो कंपनीज दैट स्पेंड लेस देन 50 लाख एनुअली ऑन सीएसआर आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव सीएसआर कमिटी। जिन जो 50 लाख से एनुअली कम जो है स्पेंड करती हैं, खर्च करती हैं, उनको सीएसआर कमेटी गठित करने की कोई भी जो है वो जरूरत नहीं होती है। ठीक है। लिविंग डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लान टू कंपनी बोर्ड हैविंग लिटिल टू नो एक्सपीरियंस इन सोशल इंपैक्ट। तो ऐसी कंपनियों के लिए सीएसआर के संबंध में निर्णय लेने और कार्य योजनाओं के निर्माण का दायित्व कंपनी बोर्ड पर जो है वो छोड़ा जाता है। कंपनी बोर्ड ये डिसाइड करती है कि जो भी पैसा खर्च करना है सोशल सेक्टर के अंदर वो कितना खर्च किया जाना है। लेकिन बस बात वहां पर है कि कंपनी बोर्ड को इस चीज का कोई अनुभव होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस चीज का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग बात करें सीएसआर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द एचआर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो है इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे बड़ी यह है कि कई बड़ी कंपनियों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अनुभवी पेशेवर व्यक्तियों को काम पर रखने के बजाय सीएसआर संबंधी दायित्व अपने मानव संसाधन या प्रशासन या संचार प्रमुख की जिम्मेदारियों में जो है उनको क्या कर दिया जाता है, एड ऑन कर दिया जाता है। तो मानव संसाधन के क्षेत्र में यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में सीएसआर जो है वो एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है। लेकिन बेसिकली ये सीएसआर होता क्या है? हम लोगों को इसके लिए सीएसआर जो गवर्न होता है वो क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसके 135 क्लॉज के तहत जो है वो सीएसआर का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहले बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय मॉडल और पद्धति में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लाभकारी कार्यक्रमों और प्रथाओं को उनके हितकार के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड कर देती हैं, एकीकृत कर देती हैं। ये मान के चलिए कि जो जनता के साथ में लाभ कमाया है वो जनता के ऊपर पैसा खर्च किया जाना ही क्या है, सीएसआर है। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। तो सीएसआर गतिविधियों की पहचान करके एक रूपरेखा तैयार करने और कंपनियों के लिए सीएसआर को अनिवार्य वाला भारत दुनिया के पहले देशों में से जो है वो एक देश बन चुका है। भारत दुनिया के तमाम देशों में से एक देश ऐसा बन चुका है जो कि सीएसआर गतिविधियों की पहचान करता है कि बेसिकली सीएसआर का पैसा कहां पे खर्च किया जाना है, कौन कौन सी कंपनी जो हैं वो इसके लिए अनिवार्य होती है, उनको लिस्टेड किया है। और ऐसा करने वाला भारत जो है वो पहला देश बन चुका है। लेकिन बात यह है कि क्या एनजीओ को सीएसआर फंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, बेसिकली एनजीओ जो है वो अपने आप में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वो वैसे ही जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो उसको ऊपर से क्या सीएसआर फंडिंग करनी चाहिए? देखिए, सीएसआर मॉडल को फॉलो करने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं कि जिन कंपनियों की पूर्ववर्ती यानी कि लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो रही हो कि 500 करोड़ के ऊपर उनके एसेट्स जो हैं वो बिल्ड हुए हों, या फिर 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक का कारोबार उन्होंने किया हो, या फिर 5 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक का उन्होंने नेट वर्थ जो है यानी कि नेट प्रॉफिट उसका अर्जन किया हो। तो इसके बाद में ही जो है वो 3 साल का उनका पूरा का पूरा एक अकाउंट देखा जाएगा और उसका 2% जो है 2% वो खर्च किया जाता है। लेकिन एनजीओ जो है वो ऑलरेडी सीएसआर के सेक्टर में काम करते हैं, वो उन्हीं के लिए बनी है। लेकिन क्या फिर भी उनके लिए ये स्पेंड करना जरूरी होता है सीएसआर के लिए? तो यहां पर सबसे बड़ा कंक्लूजन तो ये है कि एनजीओ ने इस बात को ये जो है नकार दिया है कि हमारे द्वारा जो है वो बेसिकली सीएसआर के अंदर फंडिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं और हमारा इतना कोई टर्नओवर भी नहीं है। तो उनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने के खिलाफ ही जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आया था। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी एनर्जी नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट जो है वो बड़ा अभी तेजी से चल रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये बड़ा रिस्की मामला है? जानेंगे हम लोग कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसको प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन इसका कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए चैलेंजेस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सिग्निफिकेंट है इसके लिए, और क्या इफर्ट जो है वो इस सेक्टर के अंदर इस एरिया के अंदर जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक नेचर मैगजीन है जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय की जो है मैगजीन है, नेचर एनर्जी के नाम से हर साल जो है एक रिपोर्ट जारी होती है। वर्ष 2035 तक ग्रीन हाइड्रोजन वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग के 1% से भी कम की आपूर्ति जो है
वो कर पाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 2035 तक 1% से भी जो है वो उसकी पूरी की पूरी क्या कर पाएगा, आपूर्ति कर पाएगा। तो नेचर जो एनर्जी रिपोर्ट है इसके अंदर बेसिकली ये प्रकाशित किया गया कि ये जो है वो मांग की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली एक ये इसके ऊपर खर्च करना अपने आप एक रिस्की मामला हो सकता है। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? देखिए सबसे पहले हम लोग इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको रख रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि देखिए ऐसी कोई एनर्जी है जिसको इंसान ने खुद बनाया है। जैसे हम लोग कहें कि सोलर एनर्जी को हमने बनाया है ना? सोलर एनर्जी को हमने बनाया है और वापस हम इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आएगी। विंड एनर्जी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको भी रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है इसके तहत इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। लेकिन कहीं भी इसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होता है। अब प्रोडक्शन कैसे होता है वो समझिए आप लोग। देखिए क्या होता है कि बेसिकली ये जो यहां पर वाटर है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद इसको हाइड्रोजन जो है, जैसे H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, तो उससे हम लोगों ने हाइड्रोजन को अलग कर लिया है। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को अलग किया है तो इसको स्टोर कर लिया जाएगा और हाइड्रोजन बेसिकली एक ऐसा कंटेंट है जो अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर इसको सिलेंडर्स के अंदर स्टोर करके सेफली इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेटवर्क के थ्रू और घरों के अंदर जो है इसको काम में लिया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे एलपीजी गैस होती है उसी तरीके से जो है वो हाइड्रोजन को भी यहां पर स्टोर करके एज ए एनर्जी के रूप में काम में लिया जाता है। लेकिन इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कि लो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है वो इस सेक्टर के अंदर काफी कम जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ में ही लो स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। इसके संवहनीय उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर है। हमारे पास में इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पैसा ज्यादा खर्च होता है लेकिन फिर भी हम लोग वो टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पाते हैं जो बेसिकली उसके प्रोडक्शन के लिए अपनाई जानी चाहिए। इसके साथ में ही हमारे पास में चैलेंजेस हैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं इसकी आपूर्ति में तेजी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे पास में इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है। हम लोग बाहर से इनको इंपोर्ट करते हैं और ये ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु आवश्यक उपकरण होता ही होता है। इसके बिना तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली जो बड़े प्लांट हैं उनके लिए हमको इंपोर्ट के बेसिस पर दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें शुद्ध शून्य उत्सर्जन की स्थिति पर पहुंचने के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि अगर हम लोग जीरो एमिशन करें कार्बन का तो 2035 में हम लोग ये चीज सोच सकते हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जीरो कार्बन एमिशन कर सकते हैं। तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रोलाइसिस क्षमता अभी काफी जो है वो कम है। अगर हम लोग देखें कि 2050 तक वो सपना हम लोग देखें जहां पर जीरो कार्बन एमिशन हो रहा है तो उसके लिए ग्रीन फ्यूल जो है यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ये बहुत ज्यादा अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ है। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहली तो पॉलिसी जो है वो बड़ी बेहतर बननी चाहिए, स्ट्रांग पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए ताकि इनके जो सेटबैक्स हैं इनको काफी हद तक कम किया जा सके। इसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला सही दृढ़ समर्पण समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, इसमें डेडिकेशन की जरूरत है और एक चेन सिस्टम जो है उसको अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ में ही हम लोग अगर बात करें क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर तो क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो इस चीज को बढ़ावा दे कि ग्रीन एनर्जी जो है यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है इसको हमेशा हम लोग सर्वोपरि रखें, सबसे आगे रखें। तो सबसे पहले इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इंडिया के अंदर ही इसके इक्विपमेंट बनने चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइसिस के इक्विपमेंट्स हैं उनको भी इंडिया के अंदर यहां पर बनाया जाना चाहिए। और भी रिकमेंडेशन है जैसे कार्बन प्राइसिंग इज अ पॉलिसी टूल दैट पुट्स ए टैक्स ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। तो कार्बन मूल्य निर्धारण के लिए एक नीतिगत उपकरण है जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादकों पर कर आरोपित जो है वो किया जाता है। जो भी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो CO2 रिलीज होगी और जितनी ज्यादा CO2 रिलीज होगी उनके ऊपर उतना ही टैक्स जो है वो अप्लाई किया जाना चाहिए और किया भी जाता है। इसके साथ में ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और हीट पंप जैसी महत्वपूर्ण शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी जो है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी को शुरू करने में तेजी जो है वो लाई जाए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, हीट पंप वाली। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो मोर सफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, इसको और अधिक स्किल्ड बनाने के लिए ये सब चीजें जो है वो होना जरूरी है।
अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, तो भारत जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इसके नाते हमारे यहाँ पर इसके लिए जो है बहुत ज्यादा अनुकूलन और हमारे लिए प्रॉफिट वाली कंडीशंस यहाँ पर हैं। तो हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो काफी फेवरेबल हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन अपने आप में अगर हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री हैं तो हमारे लिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका प्रोडक्शन करना काफी आसान भी हो सकता है। इसके साथ में ही प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल्स in India is likely to be cheaper than producing it from natural gases। तो अगर हम लोग जो प्राकृतिक गैस के उत्पादन की तुलना में देखें तो वो जो है इसका उत्पादन काफी सस्ता पड़ता है, तो हमारे पास में इसकी संभावनाएं भी जो हैं वो ज्यादा हैं। अगर हम लोग बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, ये ऑलरेडी मेंस के अंदर पूछा जा चुका है इसके रेफरेंस के तौर पर, तो इसका उद्देश्य है कि लगभग 40% जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन जो है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तब जाकर 2030 तक जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। इफर्ट्स की बात करें तो इफर्ट्स में हम लोग देखें कि ग्रीन हाइड्रोजन और जो हरित अमोनिया है यानी कि ग्रीन अमोनिया पॉलिसी है, ये इन नीतियों के तहत जुलाई 2025 से पहले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए स्थापित किसी भी नए नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए 25 वर्ष की निशुल्क विद्युत दिए जाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। यानी कि जो भी मान लीजिए कि ऐसा उत्पादन करता है तो उसको 25 साल तक बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने 10 मिलियन टन घरेलू यानी कि डोमेस्टिक जो रिन्यूएबल हाइड्रोजन उत्पादन है, प्रोडक्शन है, इसको प्राप्त करने का जो है वो लक्ष्य भी रखा है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 5 मिलियन टन की, यूरोपियन यूनियन जो है वो 10 मिलियन टन की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, ऐसा माना जाता है। माना क्या जाता है बेसिकली, है मानववादी सोच रखते हैं। कहते हैं कि भगवान से ज्यादा, ईश्वर से ज्यादा इंसान को अगर माना जाए, इंसान को अगर उसकी भलाई के लिए काम किया जाए तो अपने आप ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। स्वामी विवेकानंद इन्हीं विचारों पर चलते थे। तो स्वामी विवेकानंद के 1893 के अंदर जो शिकागो के अंदर भाषण दिया गया था, स्पीच दिया गया था, वो पूरे वर्ल्ड वाइड काफी फेमस हुआ था। वैसे तो उनका नंबर सबसे लास्ट में था, उनको एक सब्जेक्ट के ऊपर बोलना था और वो सब्जेक्ट था जीरो। जबरदस्त बोला, समय कम था लेकिन प्रभावित कर दिया। छोटी सी कहानी भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा इसमें, तो चलते हैं। सबसे पहले तो रिसेंटली क्या हुआ है कि 11 सितंबर को ये जो एनिवर्सरी है ये मनाई गई है। तो शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद के वर्ष 1893 में एक असाधारण भाषण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके संबोधन ने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और मूल्य की एक झलक जो है वो दिखाई थी। 11 सितंबर 1893 को 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण जो है वो दिया था। दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों के बारे में परिचित भी कराया था। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की अवधारणाओं और आदर्शों को पश्चिमी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था और विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के बाद वे पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय हो गए थे। यहां तक कि एक छोटी सी घटना मैं आप लोग को बता दूं कि एक महिला ने उनसे एक प्रश्न किया था कि भारत के अंदर जो गोपियां हैं वो कृष्ण के पीछे काफी पागल रहती हैं, उसके पीछे पीछे भागती हैं, ऐसा लिखा है आपके ग्रंथों के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया और वो पीछे हटते चले गए, पीछे हटते चले गए। फिर आधे घंटे के बाद उन जनता से पूछा कि अब बताओ कि तुम लोग कहां पर खड़े हो। तो सभी ने अपने पैरों की तरफ देखा और देखा कि लगभग 500 मीटर जो है वो हम अपने पहले वाली जगह से हट चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये तो केवल एग्जाम्पल था। तो ठीक जैसे आप लोग मेरे पीछे पीछे चलते हुए आ गए हैं, वैसे ही गोपियां जो हैं वो कृष्ण के पीछे पागल हैं। ठीक है, चलिए ये कहानी जो है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी। वह 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य है और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे। स्वामी विवेकानंद को भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख शक्ति और 19वीं शताब्दी के अंत में इसे प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने वाले महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी जो है वो माना जाता है। अगर हम लोग बात करें कंट्रीब्यूशन का स्वामी विवेकानंद जी के, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम में वेदांत और योग के परिचय में विवेकानंद को भी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में माना जाता है।
उन्हें हिंदू धर्म की रूपरेखा को विश्व धर्म के रूप में बढ़ाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। क्या बेहतरीन बात जो है वो इन्होंने बताई है। मतलब देखिए कि एक इंसान आज से 200 साल पहले जो है उसका नाम चर्चा में आता है और आज तक हम लोग बुक्स में पढ़ रहे हैं। शख्सियत हो तो ऐसी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, क्या वाकई में संतोषजनक है या फिर हमको इस पर विचार करने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखेंगे, स्टेटस देखेंगे और एचडीआई कंप्लाइज जो है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली यूएनडीपी के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है जिसमें 6 अलग अलग लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसमें भारत जो है वो 132 रैंक पर पहुंच चुका है। देखिए कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं। 129 पे थे, 130 पे थे, 131 पे थे और 132 पर भी हम लोग आ चुके हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे जो है वो हम लोग पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। तो भारत के अंकों में 3 दशकों में पहली बार लगातार 2 वर्षों में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रीलिम्स। तो वहां पर यह स्टेटमेंट आएगा कि भारत जो है वो एचडीआई रैंक में क्या डाउनफॉल हुआ है। यस, ठीक है। और भारत को 191 देशों की सूची में 132 जो पोजीशन पर है वो रखा गया है। इस सूचकांक में चीन जो है वो 79 पोजीशन पर है। 1990 से जो एचडीआर है इसको संकलित किए जाने के बाद से अपने इतिहास में पहली बार ग्लोबल एचडीआई मूल्य में लगातार 2 साल से जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। इसने पिछले 5 वर्षों में की गई प्रगति को लगभग जो है वो मिटा दिया है। हमने जो भी ग्रोथ की थी पूरा का पूरा उस पर पानी जो है वो फेर दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इन इक्वलिटी की तो असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक जो IHDI है, किसी देश की दीर्घायु, उस देश के अंदर इंसान जो है वो कितना लंबे समय तक जी पाता है और उसकी इनकम कितनी है, इसकी औसत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह सूचकांक इन उपलब्धियों को देश के निवासियों के बीच जो है वो वितरण को दर्शाता है। और कुछ खासा जो है हमने प्रदर्शन इसके अंदर नहीं किया है, हम इसमें भी जो है वो पीछे रह गए हैं। देखिए क्या हुआ है कि 25% जो है वो गिरावट इसके अंदर दर्ज की गई है इन इक्वलिटी के अंदर। मतलब यहां पर इन इक्वलिटी जो है वो 25% बढ़ गई है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में सबसे अमीर 1% आबादी की आय का हिस्सा सबसे गरीब 40% आबादी की आय से अधिक है। यानी कि एक तरफ रख दीजिए आप लोग 1% लोग जो कि अमीर हैं इज इक्वल टू 40% लोग, इनकी इनकम और इनकी इनकम बराबर है, उससे भी अधिक ही है, कम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अगर इसमें देखें तो इसके तहत मुख्यतः महिलाओं और पुरुषों के लिए एचडीआई मूल्य का अनुमान लगाया जाता है और फिर अनुपात का आकलन जो है वो किया जाता है। अगर हम लोग जीडीआई में भारत की बात करें तो विश्व औसत से काफी पीछे जो है वो भारत अभी रह चुका है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनमें 3 आयाम हैं। सबसे पहले है हमारे पास में 3 आयामों के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, एम्पावरमेंट है, ठीक है, और लेबर मार्केट है। 3 के आधार पर जो है ये पूरा का पूरा आकलन किया जाता है और इस सूचकांक में जो है इंडेक्स के अंदर भारत जो है वो भी पीछे रह गया है। अगर हम लोग बात करें किसकी, एमपीआई की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में विकासशील देशों में नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों का आकलन जो है वो किया जाता है। इस सूचकांक में भी भारत जो है वो काफी पीछे रह गया है। फिर हम लोग बात करें कि ग्लोबली, पूरे ग्लोबली की बात करें तो भूमंडलीय दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसके तहत अगर हम लोग बात करें इंटर हमारी क्या कहते हैं जनरेशंस जो होती हैं, ठीक है, इंटर जनरेशंस जो होती हैं उसमें इनइक्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो इसके लिए एंथ्रोपोसीन युग में भूमंडलीय दबाव के लिए एचडीआई को समायोजित जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो एचडीआई के अंदर जो आपके रैंक्स हैं, जो गिरावट दर्ज की गई है वो आप लोग जरूर याद रखना। 132 ये रैंक तो आपको याद रखनी है। 25% जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। ये सारे तमाम जो फैक्ट्स हैं वो आप लोग को याद में रखने हैं। चलिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम लोग 2016 के टाइम पीरियड में जाते हैं तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा तहलका जो है वो मचा दिया था जीन एडिटिंग के अंदर। चलिए जानते हैं इसके बारे में। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, वर्किंग ऑन क्रिस्पर जो है वो हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या है और एथिकल डिलेमा इसके लिए क्या क्या है। चलिए सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। पिछले 3 वर्षों में लगभग असीमित क्षमता वाली जीन संपादन तकनीक यानी कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ने नैदानिक परीक्षणों में निर्दोष परिणाम जो है दिए हैं। बिना किसी
फॉल्ट के इन्होंने जो है रिजल्ट दिए हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सीकल सेल एनीमिया, ठीक है, सीकल सेल एनीमिया जो है अर्थात लाल रुधिर कोशिका रक्ताल्पता यानी कि ठीक है, उसको ठीक करने के लिए क्रिस्पर पद्धति की विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना को जो है मंजूरी दी गई है और इसीलिए अभी जो है वो काफी चर्चा में है। तो भारत के द्वारा चाइना की इस टेक्नोलॉजी को जो है वो काफी सराहा गया है। वही देखिए, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस अलग अलग जगह हैं, वॉर अलग जगह है, टेक्नोलॉजी अलग जगह है, डिफेंस अलग जगह है, सबको एक साथ मिक्स जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए। जीनोम एडिटिंग को जीन एडिटिंग भी जो है वो कहा जाता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जो खराब पार्ट है जीन का, वहां से उसको काट कर हटा दिया जाता है और एक जो मनचाहा पार्ट है वहां पर उसको जोड़ दिया जाता है। तो अभी बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट में देखते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लाइंस या फिर कोई भी वर्ड जो है हमको जरूरत नहीं है तो उसको काट कर वहां से हटा देते हैं, इसको कट कॉपी पेस्ट कहा जाता है। ठीक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। तो जीन एडिटिंग पर ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। तो आई थिंक आप लोग जो है वो इसके बारे में समझ चुके होंगे। डिजीज के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी इससे बन जाती है। तो जीनोम एडिटिंग के अधिकांश उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कि मानव रोग के मॉडलों की जांच के लिए जो है वो किए गए हैं। थैलेसेमिया या सीकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों के लिए क्रिस्पर का उपयोग जो है वो किया जा रहा है और चिकित्सीय उपायों का नैदानिक परीक्षण जो है क्लिनिकल ट्रायल्स वो भी इसके लिए किया जा रहा है। इससे गरीब देशों के अंदर जो कैंसर से मरने वालों की संख्या है वो कम की जा सकती है, क्योंकि कैंसर जो है वो बेसिकली लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। लेकिन अगर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा वर्क करती है तो हम लोग जो है इससे काफी मौतों को रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीनोम संपादन यानी कि जीनोम एडिटिंग का उपयोग जो है वो ऐसे उपकरणों का एक समूह विकसित करने के लिए किया जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, जिनका उपयोग नए और मौजूदा रोग जनकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जा सकता है। इससे बीमारियों के इलाज को विकसित करने में और गरीब देशों को बीमारियों के आने वाले खतरों के लिए तैयार करने में क्या मिल सकती है, मदद मिल सकती है। नए उपचारों के विकास और उपयोगों को प्रभावित करने के लिए जीनोम एडिटिंग की क्षमता जो है वो जबरदस्त है। जो भी पुराने रोग हैं उनको इलाज करने में, नए रोग जो हैं उनको बेसिकली फैलने से रोकने के अंदर ये जीनोम एडिटिंग काफी अच्छी वर्क कर सकती है। जीनोम एडिटिंग तकनीक का पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसकी तुलना में एक बड़ा फायदा यह है कि इससे रोगों के आनुवांशिक आधार को लक्षित किया जा सकता है। यह तकनीक जानलेवा बीमारियों के इलाज की लागत से काफी कम जो है वो हो सकती है। लेकिन बेसिकली इसके अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग बात करें जेनेटिकल डिजीज की तो उनको भी इससे ट्रीट किया जा सकता है और ट्रीट करने के लिए हमारे पास में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखिए, बेसिकली जीन जो है वही इसका बेस होता है। किसी इंसान के अंदर मान लीजिए कोई रोग है, जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया रोग जो है वो बेसिकली आपके जीन्स के अंदर पाया जाता है। तो पहली वाली जो होने वाली संतान है उस पर तो इसका असर कम देखा जाता है, लेकिन दूसरी संतान पर इसका असर ज्यादा देखा जाता है। तो ये जो हीमोफीलिया जैसे रोग हैं, डिजीज हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से दूर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें नाइजीरिया, सूडान जैसे गरीब देशों की और भारत के आदिवासियों में सीकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया आदि बीमारी के मामले में जो है वो वृद्धि देखी गई है। तो ऐसे जेनेटिकल जो डिजीज हैं हम लोग उनसे क्या कर सकते हैं, काफी हद तक पार पा सकते हैं। और भी कई संभावित उपयोग है, जैसे जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से मानव शरीर के बाहर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कई प्रासंगिक अनुप्रयोग जो है वो किए जा सकते हैं। जीन ड्राइव में रोग वाहकों को नियंत्रित करने और कुछ प्रकोपों की संभावना को कम करने की क्षमता जो है वो होती है, जिसका प्रभाव गरीब देशों द्वारा अधिक महसूस जो है वो किया जाता है। यह या तो वेक्टर की पूरी तरह से समाप्त करके या किसी विशेष एजेंट को ले जाने की क्षमता को समाप्त करते हुए वेक्टर के जीनोम को एडिटिंग करने में जो है वो मदद करता है। देखिए, बेसिकली जैसे हम लोग कोविड-19 के अंदर पढ़ रहे थे तो वेक्टर जो होता है, वेक्टर उस वेक्टर पे ही जो है वो वर्क किया जाता है। ठीक है, जैसे उसकी जो वैक्सीन बनी है उसमें उस कोविड के वेक्टर का ही यूज करते हुए क्या किया जा रहा है, बेसिकली उस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या है, तो 2021 में भारत ने सीकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए इस तकनीक को विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना को मंजूरी दी है। यह बीमारी मुख्य रूप से देश की आदिवासी आबादी को जो है वो प्रभावित करती है। तो सीकल सेल एनीमिया के बारे में आप लोग जरूर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में या फिर वनडे एग्जाम्स में जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग चाहते हैं कि डिजाइनर बेबी, तो इसके साथ में एक एथिकल डिलेमा जो है वो हो सकता है। डिजाइनर बेबी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मेरे जो है
ऋतिक रोशन जैसा बेटा दिखना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप उसके क्लोन यानी कि वैसा का वैसा दिखने वाला जो बेबी है वो तैयार कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मान लीजिए कि सद्दाम हुसैन की बात करें या ओसामा बिन लादेन की बात करें, वो तो मर चुके हैं, लेकिन उनके क्लोन को तैयार कर लें तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है। ठीक है, तो 2018 में एक चीनी शोधकर्ता ने खुलासा किया कि उसने एचआईवी के संक्रमण को रोकने के लिए एक मानव भ्रूण के जीन में परिवर्तन किया है। यह डिजाइनर बेबी बनाने का पहला जो है वो मामला था। इसने वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक चिंता जो है वो पैदा कर दी है। ठीक है, तो भ्रूण जो होता है बेसिकली एम्ब्रियो, तो उसको यहां पर विकसित किया जाता है और विकसित करने के बाद पूरा का पूरा बॉडी जो है वो उसमें क्रिएट हो जाती है। तो यही इसके साथ में क्या है, एथिकल डिलेमा है। तो जो इसके अंदर मेडिकल इंटरप्शंस हैं, चिकित्सीय हस्तक्षेप के मामले में आनुवांशिक अनुक्रम जो भी आपके जेनेटिकल ऑर्डर्स हैं उसमें परिवर्तन केवल व्यक्ति के शरीर में ही रहता है और संतान को पारित नहीं हो पाता। ठीक है, तो जीन एडिटिंग जो की है वो बेसिकली जिस इंसान के भ्रूण के अंदर की गई है, एम्ब्रियो में की गई है, वो उस तक ही सीमित रहता है, उसके संतान में जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि बेसिकली वो उसका था ही नहीं। उसने तो उस चीज को अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट की हुई चीजें जो है वो अगले जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करेंगे G20 की पावर्स के बारे में कि एक ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अभी G20 के ऊपर बनी हुई है। कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देखेंगे, बेनिफिट्स और G20 प्रेसिडेंसी को देखेंगे, फिर व्हाट शुड इंडिया डू फॉर ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी। तो भारत के लिए बहुत जबरदस्त ये मौका है G20 को लेकर। कंक्लूजन की भी हम लोग जो है वो इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो G20 जो राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बाली के अंदर जो है वो आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया के बाद भारत का जो है वो 2023 के अंदर, नवंबर 2023 में भारत इसका अध्यक्ष बनने वाला है। तो भारत के अंदर ये होने जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल एजेंडा। तो भारत के पास ग्लोबल एजेंडा और संवादों को प्रस्तावित करने और स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने का जो है अवसर होगा। वैश्विक आर्थिक विकास की अगर हम लोग बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की हम लोग बात करें, तो G20 समूह की वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि हासिल करने में एक रणनीतिक भूमिका है, क्योंकि यह समूह दुनिया के जीडीपी के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अगर हम लोग बात करें तो 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है। तो ये पूरी दुनिया का 80% इकोनॉमी की जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर जो है ये अपने साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए G20 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें कि G7 और G20 के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो G7 एक डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है, जबकि G20 के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर हम लोग बात करें लीडरशिप पोटेंशियल की, तो इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन में और सार्थक परिणामों तक पहुंचना देश की नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक दूरदर्शिता को जो है इसका परीक्षण होगा। ये इंडोनेशिया का अगर हम लोग अनुसरण करें, क्योंकि इंडोनेशिया के बाली के अंदर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है आयोजित हुआ है और भारत के अंदर नवंबर 2023 के अंदर ये आयोजित होगा। तो भारत इंडोनेशिया के अध्यक्ष कार्यकाल से संकेत ले सकता है और यह देख सकता है कि उसने विभिन्न मुद्दों पर गहराई से विभाजित G20 समूह को प्रबंधन जो है वो किस प्रकार से किया है, किस प्रकार से मैनेज किया है। तो इंडोनेशिया से हम लोग इस चीज को सीख सकते हैं। और बेसिकली 3 हमारे पास में पिलर्स हैं जहां पर वर्क करना चाहिए। पहला है कि ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, दूसरा है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और तीसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3 जो सेक्टर हैं, 3 जो पिलर्स हैं, इन पर जो है वो बेसिकली इंडोनेशिया के अंदर काम किया गया है। तो भारत जो है उसको भी अपना की फैक्टर जो है वो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट शुड इंडिया डू फॉर ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंसी। भारत जो है वो एक अच्छा प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले मतभेदों को दूर करना। तो जितने भी मतभेद हैं आपसी देशों के अंदर उनको दूर करना पड़ेगा। तो भारत को ग्लोबल मैनेजमेंट में उभरते मतभेदों को दूर करने में मदद करने वाले मुद्दों को समाधान जो है वो करना पड़ सकता है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल कंसर्न की, तो भारत वैश्विक सरोकारों के मुद्दे को समाधान करके अपना G20 एजेंडा निर्धारित करने के लिए एक साझा आधार जो है वो खो सकता है। अगर हम लोग बात करें डोमेस्टिक एंड रीजनल इश्यूज की, तो इट नीड टू प्रमोट इट्स स्पेसिफिक प्रायोरिटीज रिलेटेड टू डोमेस्टिक एंड रीजनल इश्यूज सच एज इकोनॉमिकल रिकवरी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली 3 अगर हम लोग बात करें, आर्थिक सुधार की बात करें, हम लोग ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो भारत जो है वो इन 3 सेक्टर के ऊपर जो है वो बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन 3 सेक्टर पर भारत को वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, कई G20 सदस्यों के साथ में जो है अधिक सहयोग है। जैसे हम लोग बात करें
कि यूरोपियन यूनियन है, यूके है, कनाडा है, इनके साथ में जो है अच्छा एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन जो है बैठा सकता है, जिससे हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन देशों के साथ में भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को जो है आमंत्रित भारत कर सकता है। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे पर या फिर हम लोग बात करें रिपब्लिक डे पर इनवाइट जो है इनको कर सकते हैं और थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस जो है वो ले सकते हैं कि G20 में बेहतर और अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को आमंत्रित और इनके साथ जुड़ाव जो है वो किया जा सकता है। लेकिन भारत को सबसे पहले प्रायोरिटाइज जो देश हैं कि सबसे पहले किसको हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम लोग को बात करनी चाहिए। दूसरा हम लोग बात करें ग्रीन इकोनॉमी की, जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर, तो उसमें हमको सारे इक्विपमेंट जो हैं वो इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें पैनल्स की, सोलर पैनल्स की, वो भी हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत है ही, साथ में ग्रीन जो इकोनॉमी है इसकी भी सहायता जो है वो मिलनी चाहिए। फिर हम लोग देख सकते हैं कि विकासशील देशों के लिए व्यापार की अधिक पहुंच जो है वो हो सकती है। फिर हम लोग बात करें स्थायी सहायता और ऋण कार्यक्रमों की पेशकश करके देश के ऋण संकट को जो है वो दूर किया जा सकता है। कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सुरक्षा से जो है निपटान हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो भारत के लिए बहुत बेहतरीन मौका है नवंबर 2023 के अंदर कि भारत जो है वो एक बहुत अच्छा बिल्डअप, एक बेस जो है वो तैयार कर सकता है। लेकिन इंडोनेशिया ने जिन सेक्टर्स के ऊपर काम किया है उन सेक्टर से आगे बढ़कर इंडिया को सोचना होगा, तब जाकर इंडिया के जो हित हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो भारत को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित करने और यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए कि यह मंच केवल एक बातचीत की दुनिया यानी कि टॉक शॉप जो है वो बनकर ना रह जाए। इसका जो है वो आउटकम निकलना चाहिए, जो भी हम काम करते हैं उसका आउटकम निकलना ही निकलना चाहिए। तो बेसिकली वर्कशॉप जो है इसके अंदर तब्दील होना चाहिए, ना कि टॉक शॉप के अंदर। तो भारत का यह प्रयास रहेगा कि नवंबर 2023 के अंदर भारत जो है वो बहुत अच्छी बढ़त यहां पर बना सके। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, इसके साथ में टेलीग्राम पर मुझे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल, और इसका क्विज जो है वो भी वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहां पर जो है इनके जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक के पीआईबी सेशन के साथ में, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।